बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में 7 साल के बाद जो पनामा स्कैंडल की समाअत हुई और आज दौरान समाअत जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सदात तारिक मसूद, उन्होंने जो नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला है, उस फैसले पर जो सवालात उठाए हैं, उन सवालात की गहराई क्या है, एक तो ये आपको बताएंगे और वो सवालात उठाए क्यों गए। और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके पास आर्टिकल 184(3) का अख्तियार भी है, आर्टिकल 187 का अख्तियार भी है और आर्टिकल 190 का अख्तियार भी है, अगर इन पावर्स की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज जो सवालात उठाए हैं नवाज शरीफ के नाअहली के फ़ैसले के ऊपर, अगर उन सवालों का सुप्रीम कोर्ट ख़ुद जवाब तलाश करे तो क्या नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली का फ़ैसला है, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, क्या वो फ़ैसला ख़त्म हो सकता है, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का ख़ात्मा हो सकता है। एक तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे और दूसरी खबर नाज़रीन के माइनस इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और जो हमने चंद रोज़ पहले आपको बताया था कि ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, तो वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो दोनों जानिब से तंग होना शुरू हो गया है। अब ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारी जो पहली खबर है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो आज सवालात उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो कि सीनियर जज हैं जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब, और वो अगर पनामा के फ़ैसले के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, उनका फ़ौजदारी कवानीन के ऊपर एक तजर्बा है, एक उनकी ग्रिप है, एक्सपर्ट माने जाते हैं फ़ौजदारी कवानीन के, फ़ौजदारी केसेस के जस्टिस सदात तारिक मसूद। तो उन्होंने ये सवालात क्यों उठाए हैं, इसका पस मंज़र और इसकी डेप्थ क्या है, तो आपको नाज़रीन बताते हैं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत चल रही थी, तो जो सवालात किए गए, जो सजनिश की गई अपने जमात इस्लामी के वकील के जो इज़हार भरमी किया गया, तो जवाब उन्होंने ये दिया। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि हमारी तो इस्तदा इतनी है कि जो पनामा का स्कैंडल आया है उसमें सबकी तहकीकात की जाएँ। हमने तो किसी को टारगेट नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद पनामा की तहकीकात करके एक मिसाल कायम की है, तो आप बाकियों की भी तहकीकात कराएँ, हम तो किसी को टारगेट नहीं कर रहे। इस पर जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब ने कहा कि अगर उस वक्त टारगेट आप कह रहे हैं कि टारगेट नहीं किया गया, लेकिन टारगेट तो किया गया था। और जज साहब का ये कहना, तो उसका मतलब ये था कि सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया गया। दूसरा जज साहब ने कहा कि उस वक्त तो आपको एहसास नहीं हुआ कि आपका मुकदमा नवाज शरीफ के केस से क्यों अलग किया जा रहा है। और फिर जज साहब ने कहा कि दूसरे मुकदमात में, अब ये अहम बात है नाज़रीन, नोट करने की बात है, जज साहब ने कहा कि दूसरे मुकदमात में तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा जो लिखा नहीं गया था। अब लिखा क्या नहीं गया था, ये आम आदमी को समझ नहीं आएगी नाज़रीन। और फिर अगली बात भी बता के फिर इसकी सारी की तशरीह कर देता हूँ। जज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फालतू काम करते हुए दरख्वास्त पर नाअहली भी कर दी। इन दोनों बातों के अंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा गहराई है। इन दोनों बातों में बड़ी जो है वो गहराई की बातें की गई हैं। अब गहराई क्या है नाज़रीन, ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जो कि आम लोगों को नहीं मालूम, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस की रिपोर्टिंग नहीं की, जो दरख्वास्तें यहाँ पे आई उन दरख्वास्तों को नहीं पढ़ा, जो जवाबात उस केस में जमा करवाए गए दोनों साइड से, चाहे वो इमरान खान की तरफ से या शरीफ ख़ानदान की तरफ से, वो उनकी नज़रों से नहीं गुजरे मुख्तलिफ लोगों की। तो इसमें नाज़रीन हुआ ये था कि जो जमात इस्लामी पटिशन लेके आई थी, उसमें तो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई थी और 436 लोगों की तहकीकात की बात की गई। इसी तरीके से जो तारिक असफ साहब जो वकील थे, वो जो दरख्वास्त लेके आए थे, उसमें भी जुडिशल कमीशन बनाने का कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस स्कैंडल की तहकीकात करे। वतन पार्टी भी जो दरख्वास्त लेके आई थी, उसमें भी जुडिशल कमीशन की बात की गई थी। लेकिन जो इमरान खान साहब दरख्वास्त लेके आए थे, जो अपने शेख रशीद साहब दरख्वास्त लेके आए थे पनामा के स्कैंडल को जवाज़ बना के, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ की नाअहली मांगी गई थी और आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर नाअहली मांगी गई थी। अब बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि नाअहली मांगी गई, वो नाअहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। बात किसी और तरीके से चली और किसी और तरीके से किसी और तरफ चल निकली। हुआ नाज़रीन ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम केसेस की समाअत हुई JIT के अपना पनामा के स्कैंडल के हवाले से, तो 2 राउंड हुए थे।
बल्कि 3 राउंड हुए थे। पहले राउंड में तो 3 रुकनी बेंच बना था, फिर 5 रुकनी बेंच बना और उसके बाद जैसे जमाली साहब जो हैं रिटायर्ड हो गए तो फिर नया 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ा। अब उस बेंच ने समातें की इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे, जमात इस्लामी की दरख्वास्त पे, शेख रशीद साहब की दरख्वास्त पे। तो उस नाज़रीन 5 रुकनी बेंच ने जो कार्रवाई करने के बाद फ़ैसला महफूज किया था वो ग़ालिबन 19 या 20 अप्रैल 2017 को सुना दिया गया था। अब ये जो तारिक मसूद साहब बात कर रहे हैं वो ग़ालिबन यही बात कर रहे हैं कि जब 20 अप्रैल को फ़ैसला 3-2 से सुना दिया गया था, इमरान खान ने नाअहली मांगी थी, शेख रशीद ने नाअहली मांगी थी, लेकिन 20 अप्रैल को जो फ़ैसला आया उसमें तो शवाहिद नहीं थे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाता या हसन हुसैन के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की बात की जाती, हुक्म दिया जाता। उसमें तो बिल्कुल साफ शफाफ अंदाज में सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग के मुताबिक जो है वो 3-2 से फ़ैसला नवाज शरीफ ख़ानदान के हक़ में आ गया था। और फिर ये जो सवाल जज साहब ने उठाया है अपना सरदार तारिक मसूद साहब ने, मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। दूसरे मुकदमे तक सुप्रीम कोर्ट ने वो भी किया जो लिखा नहीं गया था। फालतू काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पे नाअहली भी कर दी। अब नवाज शरीफ पहले राउंड में सुरखरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक उनकी नाअहली नहीं हुई थी। 3 जजेस ने, जिसमें जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाज़ुल हसन शामिल थे, उन्होंने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने तकरीरों की बुनियाद के ऊपर, खिताबात की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अब जज साहब की बात का मतलब यह है कि जब बात यहाँ पे ख़त्म हो गई तो दरख्वास्त में ना इमरान खान ने कहा था, ना शेख रशीद ने कहा था, ना जमात इस्लामी ने कहा था, ना किसी और ने आके अदालत में कहा था कि आप इस मामले के ऊपर GIT बना के शवाहिद इकट्ठे करें। जो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ये बात करें कि शवाहिद इकट्ठे करने की बात तो किसी ने नहीं की थी। जुडिशल कमीशन बनाने की जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी उसको तो अलग कर दिया गया था नवाज शरीफ के मुकदमे से। फिर ये GIT कैसे बनी? और फिर जज साहब ने यह भी सवाल उठाया कि जब इदारे मौजूद हैं, NAB मौजूद है, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, SCCP मौजूद है और उसमें स्टेट बैंक मौजूद है, तो ये तो उन इदारों की इन्वेस्टिगेशन का मामला था, उनकी इंक्वायरी का मामला था। सुप्रीम कोर्ट खुद से ये तहकीकात कैसे कर सकती थी जब किसी ने कहा ही नहीं था? और कानून के मुताबिक ये मामला मुतलका इदारों का है और अगर मुतलका इदारे, उनके जो जुरिस्डिक्शन है, उनके जो राइट्स हैं जो कानून के तहत जो उनको दे दिए गए हैं कि आप इन मामला की तहकीकात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे मामला की तहकीकात करवाएगी तो उन इदारों की वर्किंग कहाँ पे जाएगी, उन इदारों के हुकूक कहाँ पे जाएंगे? ये जज साहब ने आप सवाल उठा दिया है। अब ये सवाल तो जज साहब ने उठा दिया, बात यह है कि इस सवाल का जवाब कौन तलाश करेगा कि जो कुछ पनामे में हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के तहत बड़ा वसी अख्तियार है। ये दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत सुनी गई थी और इसमें नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी भी आई, उसको भी रद्द कर दिया गया। अब नाज़रीन, ये हो सकता है कि जब ये चीज़ें अदालत के सामने डिग आउट हों, वैसे तो 1 महीने के लिए इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया है, तो हमारे बहुत सारे साफ़ी दोस्त ये आज अंदाज़े लगा रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो काउंट कर रहे थे या उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि 1 माह तो गुजर जाएगा जब ये जमात इस्लामी वाले लेके आएंगे, अपनी जवाब जमा कराएंगे इस केस के अंदर, तो बेंच तो यही रहेगा सरदार तारिक मसूद साहब वाला। अब ये बेंच तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अब इस बेंच ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, जो अख्तियारात हैं, वो एज्यूम कर लिए हैं इस केस के हवाले से। इसी में रिपोर्ट जमा होनी है, तो बेंच नहीं तब्दील हो सकता, जज नहीं तब्दील हो सकते क्योंकि अब ये बेंच एक केस सुनने बैठ गया है। तो आइंदा समाअत पे जब जमात इस्लामी का जवाब आएगा और फिर ये मामला चलते चलते अगर सितंबर तक चला गया और जस्टिस कादी फैसल चीफ जस्टिस बन गए, ये पॉसिबिलिटीज़ पे भी डिस्कशन हो रही है। ये हमारी सहाफ़ियों के में आपस में गुफ्तगू हो रही है कि अगर ये सितंबर तक चला गया, जस्टिस कादी फैसल चीफ जस्टिस बन गए, बंदियाल साहब रिटायर्ड हो गए, तब अगर सरदार तारिक मसूद साहब ने यह मामला लार्जर बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भिजवा दिया काजी फैसल साहब को और उस पर अगर काजी साहब ने 5 रुकनी बेंच या 7 रुकनी ये बेंच या 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, तो ये जजमेंट तो फिर हो सकती है रिविज़िट हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत अपने फ़ैसलों में अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है, अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है, वैसे तो आज सरदार तारिक साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो यही कहा है कि तहकीकात सुप्रीम कोर्ट है कैसे करवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कैसे हो सकती है, ये तो इदारों का काम है। तो ये सवाल का जवाब अगर सुप्रीम कोर्ट खुद तलाश करने लगी और मामला सितंबर तक चला गया तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। और अगर फिर आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, कोई लार्जर बेंच बना कि हमने इस फैसले को रिविजिट करना है,
तो वो जो ताहयात नाहली के हवाले से कहा जाता है कि फ़लाँ कानून बन गया, फ़लाँ कानून आ गया, उससे नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा, जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा, एटलीस्ट अगर लार्जर बेंच बन गया और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि हम रिविज़िट करेंगे, तो फिर नवाज शरीफ की नाअहली किसी कानून के बगैर सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएगी। और फिर उनके सामने अगर कोई रुकावट होगी तो वो रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी, जो एवन फील्ड का नैब का मुकदमा है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ वाइट वाश होगा कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक नहीं था, आइन के मुताबिक नहीं था, वो तमाम चीज़ें जो एक बेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो भी धड़म से नीचे आ गिरेगी। तो ये बज़ाहिर एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है। अब इमरान खान साहब के माइनस होने के हवाले से नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उन्होंने सियासत से और इमरान खान साहब से या PTI से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया है, ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, मामला आगे चलेगा और हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जो बुज़दार साहब हैं वो खान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ बादमाफ़ गवाह बन जाएँ। तो इस सिलसिले में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि महकमा एंटी करप्शन ने एक नया मुकदमा, जो सबसे पहले बुज़दार साहब पे इल्ज़ाम लगता था, बुशरा बीबी साहबा पे इल्ज़ाम लगता था, फ़राह गोगी पे इल्ज़ाम लगता था, और कोई रिपोर्ट बना के खान साहब को उस वक्त के DG ISI जो कि मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर शाह साहब ने खान साहब को पेश भी की थी कि पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसे की जा रही है, माल रोड से चीज़ें चल के बनी गाला तक कैसे पहुँचती हैं, वो सब कुछ बताया गया था। लेकिन खान साहब ने उस पर गौर व खोज करने के बाद जब बाजवा साहब ने उनके सामने चीज़ें रखी, खान साहब ने कहा कि मुझे मज़ीद इस हवाले से आप इन्फॉर्मेशन दें। तो जब बाजवा साहब ने ये देखा कि खान साहब को जब इतना एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का उनको एक रिपोर्ट फाइल दिया गया है, खान साहब उस पर कन्विंस नहीं, तो फिर मज़ीद भी कुछ ला के दे दें तो खान साहब कभी भी एग्री नहीं होंगे। तो हुआ नाज़रीन ये है कि महकमा एंटी करप्शन ने जो पंजाब में तकर्र और तबादले किए गए, उस पर एक मुकदमे का इंदराज किया है, तहकीकात का आगाज़ किया है, उस्मान बुज़दार साहब को उसमें शामिल कर लिया है मुल्ज़म के तौर पे, बुशरा बीबी साहबा को, उनके बेटे इब्राहिम मानिका को, और साथ में ताहिर खुर्शीद जो कि सेक्रेटरी हुआ करते थे उस्मान बुज़दार साहब को, कि उन्हें भी शामिल कर लिया है, फ़राह गोगी को शामिल कर लिया है, सालिया सईद को शामिल किया है, उस्मान मुअज़्ज़म एक शख्स है, सरकारी मुलाज़िम है, उन्हें शामिल किया है, सोहेल ख्वाजा सरकारी मुलाज़िम है, उन्हें शामिल किया है। इसी तरीके से नाज़रीन अहमद मंसूर नवाज़ भी हैं, उन्हें भी इस केस में शामिल किया गया है, और जो फ़राह गोगी का अपना फ्रंटमैन कहा जाता है मोहम्मद आसिफ, उसको भी शामिल किया गया है। और अब तक की नाज़रीन जो प्रीमा फ़िशाई अपरेंटली जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें यह है कि 45 करोड़ रुपए ये पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से इकट्ठे किए गए, और जो फ़राह गोगी के फ्रंटमैन है मोहम्मद आसिफ, उसको गिरफ़्तार करने के बाद जो उसको निचोड़ा गया है मुबैना तौर पर, यानी उसको का जो स्टेटमेंट लिया गया है, उसका कहना है कि बुशरा बीबी साहबा के जो बेटे हैं खावर मानिका से इब्राहिम मानिका, वो भी बहती गंगा से हाथ धोते रहे, और वो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो भत्ता था, जो हिस्सा था, वो फ़राह गोगी से कैश की सूरत में कलेक्ट करते थे। और मोहम्मद आसिफ ने यह भी कहा है कि जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे वो फ़राह बीबी के कैश बॉय के तौर पे जाके उन बैंक अकाउंट्स में जो उनके थे वहाँ पे जाके अमाउंट जमा करवा देते थे। तो ये जो नाज़रीन एक सिलसिला चला है। अगर उस्मान बुज़दार साहब जैसे कि उन्होंने जब PTI से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया, PTI को खान साहब को छोड़ने का ऐलान किया, तो उन्होंने एक शिकवा किया था। बुज़दार साहब का नाज़रीन शिकवा ये था कि मैं 14 माह से केसेस का फ़ैसला कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं अदालतों में जाता हूँ, अकेला जाता हूँ, केसेस को फेस कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो पार्टी का हिस्सा था ना, पार्टी के बाकी लोग तो मेरे साथ अदालतों में नहीं जाते। उन्होंने शिकवा किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन 14 माह से केसेस का सामना कर रहा हूँ। तो अपनी बेबसी का तो इज़हार कर रहे हैं। तो जब इस केस में भी घेरा तंग होगा बुज़दार साहब का, तो वो घेरा जो है वो बुशरा बीबी साहबा का तंग होगा, वो घेरा जो है वो इमरान खान साहब का तंग होगा, और चलते चलते बातें खान साहब तक आके जाएंगी। तो ये खान साहब के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, ये खान साहब का दोनों जानिब से एक जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर भी अब फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर स्टांस ले लिया है, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया है, और तमाम इदारों को भी मैसेज दे दिया कि ये जो हमारे घर तक पहुँचे हैं, जिन्होंने 9/11 किया है, बेशक वो बुनियादी हकूक़ की अपीलें करके उस आड़ में छुपने की कोशिश करें, लेकिन बेसूद रहेंगी। हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और जिसने भी ऐसे तमाम ज़िम्मेदारान को, जो प्लानर हैं, जो फैसिलिटेटर हैं या करैक्टर हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने या कानून के कटहरे में लाने में अगर किसी ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो बात किस जानिब चल निकली है, शाह महमूद कुरैशी साहब यही खान साहब को समझाने गए थे, लेकिन गालिबन खान साहब को चीज़ें जो है वो उनका अभी भी इदराक नहीं है। ये नाज़रीन हमारी 2 ख़बरों का ख़ुलासा। अब आ जाते हैं नाज़रीन 2 छोटी सी ख़बरें हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब को पेशावर जेल से रिहाई के बाद 5वीं मरतबा मर्दान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। शेर का बच्चा है, जैसा भी है,
अपने लीडर के साथ खड़ा है, अली मोहम्मद ख़ान। जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी तब भी अली मोहम्मद ख़ान ही था जो वाहिद कौमी असम्बली में मौजूद था। आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नई नैब की तरमीम के ख़िलाफ़ 5 रेफरेंसेस जो है वो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जो जज हैं मोहम्मद बरीशी साहब, उन्होंने नैब को वापस भिजवा दिए हैं 4 रेफरेंसेस। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अगले व्लॉग में आपके साथ हम खबर शेयर करेंगे जो ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को, जस्टिस काजी फायसल साहब को, उसका अहवाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।